Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm sure everybody is fine and doing good today. Honorable participants, कैसे हैं आप सब? आप सब ठीक हैं, खैरियत से हैं? अच्छा जी, हम लोग जो हैं अपनी क्लासेस में कोशिश कर रहे थे कि कुछ पैराग्राफ जो हैं वो उन्हें देखने की कोशिश करें। और ये हमारे पास जो है वो कुछ पास्ट पेपर हैं जिनमें हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन स्किल्स आप कैसे ऑप्ट करेंगे, कैसे उनको मुकम्मल करेंगे। याद रखिएगा, ये 10 नंबर का हमारे पास एक्चुअल पेपर के अंदर जो है वो आने वाला क्वेश्चन है। अगर आप इसको देख सकें कि ये क्वेश्चन जो है वो आप तभी इस काबिल होते हैं इसको अटेम्प्ट करने के और करने की जब आपके पास इनफ प्रैक्टिस होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के बगैर प्रोसीड फर्दर कर रहे होते हैं, अगर आपके पास जो है वो इनफ वोकैबुलरी नहीं होती है, तो ये पैसेजेस आसानी से ट्रांसलेट नहीं होता है। ठीक है। और आप इस काबिल नहीं हो सकते हैं कि फिर वहां पे टेंसेस की जमा तफरीक को देखें, वहां पे ये देखें कि मुझे कौन कौन से अल्फाज को कहाँ कहाँ से उठाना था। तो इसके लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके पास प्रीवियस पेपर्स जो हैं वो उनकी भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है। तो जैसे हम यहाँ से प्रैक्टिस अपनी कंप्लीट करेंगे, वो विल ट्राई कि हम देख सकें। और ये प्रैक्टिस तभी जो है वो मुकम्मल होगी। छोटी छोटी जो है वो ईंटें हमेशा मिलके बड़ी बड़ी इमारतें बना दिया करते हैं। ठीक है। जब हम ब्रिक बाय ब्रिक जो है वो चीजें जोड़ते चले जाते हैं तो फिर हम देखते हैं कि हमारे पास एक बहुत बड़ी जो है वो वॉल बन जाती है। लेकिन हर वॉल जो होती है वो हमारे पास कभी वही छोटी सी ब्रिक हुआ करती है। हमने ट्रांसलेशन स्किल्स में सीएसएस सीएमएस के अंदर एक चीज हमेशा के लिए याद रखनी है। और वो चीज हमारे पास ये होगी कि हम अपने सेंटेंसेस वोकैबुलरी और प्रैक्टिस को कभी नहीं भूलें। ये मुमकिन नहीं है कि पहली फुर्सत में आप ये देख सकें कि इस हमारी पसंद अंग्रेजी इकदार के सामने खुश आमदाना और फर्मा बरदाना तर्ज अमल के बरखिलाफ जिसे बरतानवी हुक्मरानों ने फरोग दिया था और जिसे अहले हिंद ने उस दौर में इख्तियार कर रखा था, सैयद अहमद खान और उनके आला मर्तबत और रोशन दमाग फर्जंद सैयद महमूद दोनों ने ऐसा रवैया अख्तियार करने की कोशिश की गोया वो अंग्रेजों के मसावी और हम मर्तबा हों। सन 1857 के आगरा दरबार का वाकया न सिर्फ मुसलमानों बल्कि पूरी हिंदुस्तानी कौम को बखूबी मालूम था। तो ये अल्फाज जो हैं आपके पास जरूरी है कि आपको आइडिया हो, कि इनफ आपको पता हो। बाद में मीरठ के कमिश्नर विलियम्स को ये खिदमत तफवीज की गई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए, जो कौमी और मिली मकासद की तश्कील और तामील करता है। ठीक है। आगे देखते हैं और पैसे देखते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। इस्लामी मुल्क होने के नाते तारीखी, सकाफती और लिसानी रिश्तों में जुड़े हैं। ये रिश्ते अटूट हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है हमें प्रैक्टिस करनी होगी। एक एक जो है वो पैसेज को उठाएंगे और एक एक जो है वो लाइन को हम पास अप करेंगे। लेकिन ये तभी मुमकिन होगा कि जब आपके पास इन क्लास प्रैक्टिस जो है वो ज्यादा हो। और इन क्लास प्रैक्टिस आपकी तब ज्यादा होगी जब आप जो है वो यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम नहीं देंगे। अगर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम भी पुट नहीं करेंगे तो आंसर जो है वो फिर हमारी तवक्का के मुताबिक नहीं रहेंगे। और हम इस काबिल कभी नहीं होंगे कि हम इन 10 नंबरों को आसानी से ले सकते। ये जो 10 के 10 हमारे मार्क्स हैं, यकीन कीजिए कि आपके पास ये बहुत आसान है लेने। ठीक है। इवन ये प्रैक्टिस कम्प्रीहेंशन से भी इजी है कि आप इनको क्लेम कर सकें। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि आप जो है वो इनको इग्नोर करते हैं और इग्नोर करने की वजह से पेपर में फिर ये जो है वो इग्नोरेंस का सामना करना पड़ता है। हम कुछ प्रैक्टिस में से गुजर रहे हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंसेस आज आपके साथ शेयर करता हूँ। आज मैं आपके साथ जो टेंस शेयर करने जा रहा हूँ वो हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस। पास्ट सिंपल टेंस में मैं बता दूं कि आपको बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं कि उर्दू सेंटेंसेस के आखिर में क्या आता है, था, थी, थे वगैरह जो है वो आता है। और जहाँ पे अपने नेगेटिव बनाना होता है वहाँ पे डिड नॉट लगाते हैं। और वैसे डिड जो है वो शुरू में आ जाएगा सवाल सेंटेंस। ये चीजें ऑलरेडी आपको पता है। खैर मुझे बताएं कि पहला सेंटेंस है, हम स्कोर बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। और फिर आज ही की क्लास में हम लोग जो हैं वो कोशिश करेंगे
कि समझने की कोशिश करें फ्यूचर सिंपल को, और फिर मिक्स सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है जी। पहला जो है वो सेंटेंस आपके पास आता है, कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया। कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया। कल रात, दम तोड़ने की इंग्लिश क्या होती है? ब्रेथ हिज लास्ट। ठीक है। कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया उस्मान तारिक साहब। इसकी ट्रांसलेशन करनी है उस्मान। yesterday night, चलिए, the patient breathed his last night। जी, कल रात मरीज ने दम तोड़ दिया। जी, मुस्फिरा ने लिखा, हसन ने लिखा, लास्ट नाइट पेशेंट डाइड। द पेशेंट ब्रेथ हिज लास्ट नाइट, yesterday night। ऑलराइट जी। एनिवन एल्स? यहाँ पे ट्रांसलेशन स्किल्स अच्छी होंगी तो पेपर में अच्छा हो सकेगा। इसको इग्नोर नहीं करो। और महानूर क्या लिखती हैं इस पे? हिंसा क्या लिखते हैं? द पेशेंट ब्रेथ हिज लास्ट yesterday night। द पेशेंट ब्रेथ हिज लास्ट yesterday night जो है वो लिखा, लेकिन ये जो है वो लास्ट नाइट नईम साहब ने लिखा, उन्होंने बाद में उसमें कॉमा डाल दिया। तो ये हम द पेशेंट ब्रेथ हिज लास्ट yesterday नाइट भी हमारे पास ठीक है, लास्ट नाइट भी हमारे पास ठीक है, लेकिन लास्ट को रेपिटेशन पे जो है वो आप ना बुक कीजिएगा, yesterday नाइट भी कर लेंगे, दोनों ही आपका जो है ठीक है। अच्छा जी, 8 घंटे के बाद मरीज को होश आ गया। होश में आना कहते हैं came to senses। ठीक है। 8 घंटे के बाद मरीज को होश आ गया। यस, लेट्स सी हाउ मेनी पीपल आर देयर। ऑलराइट। द पेशेंट केम टू सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है। ओके। चलिए, सोहा साहिबा ने ऑडियो ज्वाइन नहीं किया। ठीक है। उन्हें आवाज कैसे जाएगी? ओके, नेम जरे ने गाइड कर दीजिएगा। क्या मुमकिन है कि आप इन्हें पर्सनल में मैसेज भेज दें या इधर ना, तो उन्हें बता दें कैसे करना, वो एक पिक्चर भेज दें इसी में यहाँ पे ना, तो कैसे इन्होंने ज्वाइन करना। अदरवाइज वो समझे कि गूंगे बहरे लोगों की क्लास चल रही है। ठीक है जी। हमारे पास दूसरा सेंटेंस जो है वो क्या है जनाब? इन्होंने ठीक किया, कौन है जी विनर? द पेशेंट केम टू सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स। द पेशेंट केम इन टू हिज सेंसेस। ओके। हमारे पास है द पेशेंट केम टू सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स। ठीक है। ओके। अच्छा, ये हीज लिखने की जरूरत नहीं है, नहीं सब उसने अपने ही आना था। ठीक है। द पेशेंट केम टू सेंसेस आफ्टर 8 आवर्स में सनीना साहबा ने इसको बिल्कुल ठीक जो है वो किया। ठीक है। तो हमारे पास जो है वो सनीना का नाम उनको है। और हम लोग जो हैं वो इससे आगे चलते हैं, मजीद देखते हैं। तीसरा सेंटेंस आपके पास जो है वो आ जाता है, इसने पेट भर कर खाना खाया। नहीं, जरूरी नहीं है कि दो पेशेंट जो है वो आना चाहिए। हाँ नहीं, शुरू में तो आएगा, शुरू में तो आएगा। आपने गाइड कर दिया है? नहीं मिले, बिकॉज शी डिडंट ज्वाइन द ऑडियो। अच्छा जी। ही took a full meal। ओके। अच्छा जी, इसका जो होता है ना वो मतलब होता है टू एट टू हिज फिल। एट
टू हिज फिल जो है वो मतलब होता है। ठीक है, पेट भरकर खाना खाने को कहते हैं, ईट टू हिज फिल जो है वो करता है। ठीक है। आप देखें कि जब हम प्रीवियस पेपर्स की बात करते हैं सीएसएस के, ये मुख्तलिफ सालों के जो पेपर मैंने आपको अभी दिखाए हैं, इन पेपर्स में एक ही चीज आपको नजर आती है, ये ट्रांसलेशन जो है ये एडवांस लेवल की ट्रांसलेशन है। जैसे आपको प्रैक्टिस यहाँ पे जो कर रहे हैं, इनमें से बहुत सी चीजें आपके पास आएंगी। ठीक है। ये हमारे पास जो 10 नंबर का क्वेश्चन है, हम इसको करने के काबिल ही तब होते हैं जब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस की हो। और ये जो वर्ड्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, इनको प्लीज अपने पास जो है वो महफूज कर लीजिएगा, इन्हें भुलाइएगा नहीं। तोहा साहिबा, वेलकम टू द सेशन। हम ट्रांसलेशन स्किल्स जो हैं वो इसको कर रहे हैं, और इसमें हमारे पास जो है कुछ सेंटेंसेस होंगे जिन्हें आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा। गलत करने की इजाजत है, ना करना जो है वो गलत होगा। ठीक है, इसको देखिएगा। अच्छा जी, आगे है नंबर 3 पे, बल्कि देखें कि किन्होंने जो है वो लिखा। ही एट टू हिज फिल, सनीना साहबा ने लिखा, और उसके साथ जो है वो लिखा मुस्कुरा साहबा। सनीना जो है वो अभी तक स्कोर बोर्ड में लीड कर रही हैं। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। ट्रांसलेट कीजिए जी। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। ग्रैंड मदर टोल्ड मी अ स्टोरी। दादी अम्मा ने मुझे कहानी सुनाई। मुस्कुरा, यहाँ पे द ग्रैंड मदर जो है वो आएगा। आपने भी ठीक लिखा। हम जो है वो द ग्रैंड मदर लिखेंगे क्योंकि ये हमारी दादी अम्मा है ना, स्पेसिफिक दादी अम्मा है। हम डेफिनेट आर्टिकल को यूज करेंगे। ठीक है। और वंस अगेन हमारे पास जो है जो आंसर ठीक होगा, वो सनीना साहिबा का जो है वो आंसर ठीक रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट जो है, हम समझने की कोशिश करते हैं, और आगे हमारे पास है। जी, बिल्कुल ठीक है। आगे हमारे पास ये है, तुमने मुझे खामखा गालियां दी। तुमने मुझे खामखा गालियां दी। खामखा को कहते हैं विदाउट एनी रीजन, या विदाउट रीजन। ठीक है, एनी नहीं लगेगा, विदाउट रीजन। तुमने मुझे खामखा गालियां दी। यू abused me without any reason. You abused me. You cursed me without reason. ओके। मानूर साहिबा ने इसको ठीक लिखा, तो सबसे पहले लिखा। एक्सीलेंट, शाबाश मानूर साहिबा का 1 नंबर ऐड हो गया स्कोर बोर्ड पे। और जी मुजम्मिल साहब, वेलकम टू द सेशन। आगे जी, जस्ट फॉर नथिंग नहीं होगा, फिर से ट्रांसलेशन जो है ना, कर्स करना। ठीक है, नहीं एनी लगाना जरूरी नहीं है। एनी मैंने इसलिए बोला था ड्रॉप कर दें। अच्छा, उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया। बड़े एहसान को आप कहते हो, एहसान करने को कहते हो डिड अ फेवर। ठीक है, डिड अ फेवर। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया। he gave me such a deductor, he did me a great favor। उसने मुझ पर बड़ा एहसान किया। नहीं, समद मलिक साहब, ये मुझे जरा गाइड करें कि ये कैसे आपने ही हैज डन पुट कर दिया। ये हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है, ना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, इसको आई थिंक आपको देखने की जरूरत होगी। मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट कर लूँ कि लिखना जरूरी है। साइलेंट जो है वो पार्टिसिपेंट, हम आपकी खामोशी की कदर करते हैं, लेकिन प्लीज इससे जो है वो पार्टिसिपेट आपको करना पड़ेगा। तो हमारे पास इस सेंटेंस के जो विनर हैं वो हैं जी नईम साहब हैं। ठीक है, तो ग्रेट। नंबर 7 पे हम जो है वो देखते हैं, मैंने कल रात एक डरावना ख्वाब देखा। डरावना ख्वाब कहते हैं ड्रेडफुल ड्रीम को। ठीक है,
ड्रेडफुल ड्रीम जो है वो उसे कहते हैं। मैंने कल रात एक ड्रामा ख्वाब देखा। मैंने कल रात एक ड्रामा ख्वाब देखा। लास्ट नाइट आई saw a dreadful dream. I watched a dreadful dream. अच्छा जी। I saw, all right. अच्छा बट इसमें ये I saw a dreadful dream last night, ठीक है। ओके। अच्छा नोट कीजिएगा, कुछ लोगों ने सा लिखा, कुछ लोगों ने वॉच लिखा। एक्सीलेंट सोहा। भाई ये आप ना प्राइवेटली इसे गलती से भेज रहे हैं, इसे एवरीवन पे कर लीजिएगा ताकि बाकियों को भी आपका आंसर जो है वो पता चले। ये हमारे पास इसका जो है सा और वॉच जो है वो पहले मैं आपको बता दूं, सा जनरली इस्तेमाल होता है जब आपने कुछ सिंगल जो है वो ब्रीफ कोई एक्टिविटी देखी। मिसाल के तौर पे आप बाहर निकले, सूरज जो है वो गरूब हो रहा था, आई सा ब्यूटीफुल सनसेट लास्ट नाइट। वहां पे आप ये बड़ी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके सीएसएस में। तो जहाँ पे आपने सा लगाना है वहां पे आप वॉच लगा रहे होते हैं। सा वहां पे जहाँ पे कैजुअली आपने देखा, जनरली आपने देखा। वॉच का मतलब है डेलिबरेटली आपने देखा, ठीक है। वॉच का मतलब है डेलिबरेटली देखा। मैं सिनेमा में गया, आई वॉच अ मूवी, ठीक है। मैं घर आया, आई वॉच द इंटायर क्रिकेट मैच ऑन टीवी। समझ रहे हैं? तो अब मुझे जरा ये बताइएगा, जिन्होंने वॉच लगाया है, कि यहाँ पे क्या आएगा, सा आएगा या वॉच आएगा? ये दोनों के अंदर फर्क है, और उसको भी प्लीज समझ लीजिएगा, ठीक है। मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन भी करता चला जाऊंगा। इसका जो है होगा आई सा नाइटमेयर, sorry, I saw a dreadful dream last night. I saw a dreadful dream last night. ये इंस्टा था, मैंने इसको जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा, ठीक है। आई हैड ड्रेडफुल ड्रीम लास्ट नाइट। हो सकता, ये नहीं हो सकता, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम जो है वो पास्ट इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप मुझसे तब पूछेगा जब हम जो है वो परफेक्ट पे जाएंगे ना। अच्छा जी, अब मुझे जरा ये गाइड कीजिएगा। तुमने ये मकान किराए पे लिया। किराए पे लेना, रेंटेड। नहीं, वॉइस नहीं आएगा, वॉइस नहीं आएगा। तुमने ये मकान किराए पे लिया। तुमने ये मकान किराए पे लिया। दी वर्टिसमेंट। किराए पे लेना, रेंट जो होता है। यू बिजी दिस हाउस एट रेंट। डिड यू रेंट दिस हाउस? ठीक है। यू रेंटेड दिस हाउस, हैव यू रेंटेड, डिड यू रेंट दिस हाउस, यू बाय दिस हाउस ऑन रेंट। यार ये रेंट से बाय कैसे कर सकते हैं? समझ आप समझ मलिक, आप वही हैं जिनसे मेरी बात हुई थी? आपने अपनी काफी क्लासेस मिस की थी। मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप लीजिएगा। आपने बताया था कि प्रेसी में आपको ज्यादा मसला मसाइल नहीं है। ऑल राइट, चलें प्लीज इसको ना जरा देख लीजिएगा। और मुझे ना ये सेंटेंस आपका पढ़ के मुझे ऐसा फील हुआ है कि शायद यू बाय दिस हाउस ऑन रेंट ना, कि ये वाली शायद हमें ना प्रेसी में काफी मसले मिलेंगे, ठीक है। आई एम श्योर कि इसको आप जरा मजीद अच्छा कर सकेंगे, लेकिन इसके साथ हमें थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। जी सोहा, आपने बिल्कुल ठीक लिखा। ग्रेट। जो हमारे पास है, डिड यू रेंट दिस हाउस? ऑलराइट। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि हाउस और होम के अंदर क्या फर्क होता है, ठीक है। हाउस कहाँ पे यूज करते हैं और होम कहाँ पे यूज करते हैं? हाउस रिफर करता है उस फिजिकल बिल्डिंग की तरफ या स्ट्रक्चर की तरफ जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। ये किसी भी जो है वो बिल्डिंग की तरफ हाउस हो सकता है। जैसे मिसाल के तौर पर दैट ओल्ड हाउस नीड सम रिपेयर, ठीक है। जहाँ पे आपका रहना जरूरी नहीं है, जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट जरूरी नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपकी जो है वो इमोशनल जज्बात की, आप उसके साथ अटैच नहीं है। होम कहते हैं वहां पे दैट इज एब्स्ट्रैक्ट, बट दैट इज एन इमोशनल कॉन्सेप्ट, ठीक है। हम ये कह सकते हैं, होम इज वेयर माई हार्ट इज, ठीक है। जहाँ पे आपका दिल है वहीं पे आपका घर है। तो होम वो होता है जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, ठीक है। मशवरा, वॉच जो है वो डेलिबरेटली देखना होता है,
सोचे समझे जो है वो देखना हो वो वॉच होता है। मैं घर से बाहर निकला, मैं अपनी जॉब पे जा रहा हूँ, कितनी चीजें मेरी आंखों के सामने गुजर रही हैं, वो सा है। ठीक है, उनको मैंने ना भी देखना चाहूँ तो मुझे देखा मैं अगर आप घंटों जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज किसी के देखते हो तो वो आपने वॉच किया। ठीक है, आपने उनको जो है वो देखा, गौर से देखा। क्लियर? आई एम श्योर के आई डिड आंसर योर क्वेश्चन। ओके सर, अब मुझे बताइएगा पुलिस का सिपाही। अच्छा, ये जो है वो मैं इसका बता दूं, डिड यू रेंट दिस हाउस जो है वो मुनीबा ने भी ठीक लिखा, इसका आंसर जो है डिड यू रेंट दिस हाउस। सनीना जो है वो इन्होंने सबसे पहले लिखा ग्रेट होगा। जिन लोगों का नाम अभी तक स्कोर बोर्ड पे नहीं आ सका उन्हें थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, और उन्हें थोड़ा सा जल्दी लिखने की जरूरत है। पुलिस का सिपाही जल्द ही मेरी नजरों से ओझल हो गया। ओझल होने को कहते हैं डिसअपियर। पुलिस का सिपाही जल्द ही मेरी नजरों से ओझल ओझल हो गया। ठीक है, पुलिस का सिपाही। पुलिस का सिपाही जल्द ही मेरी नजरों से ओझल हो गया। पुलिस का सिपाही आ, पुलिस का सिपाही जल्द ही मेरी नजरों से ओझल हो गया। द पुलिस मैन disappeared। ठीक है, a police soldier, a police constable disappeared from my sight। Police constable disappear rapidly। Okay, the policeman disappeared from my sight suddenly। ठीक है, the policeman disappeared from my sight suddenly। तो सोहा ने ठीक लिखा, लेकिन इन्होंने जो है वो उसको प्राइवेटली भेजा। नंबर 9 पे देखिएगा, डॉक्टर ने मरीज की नब्ज देखी। 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 ऑलराइट, शाबाश, एक्सलेंट। डॉक्टर ने मरीज की नब्ज जो है वो देखी है, तो बाकी लोग जो हैं। यस, हमारे पास जो है ये जिन्होंने लिखा, और सबसे पहले हमारे पास ये जो पेशेंट पल्स है, जैसे ये पेशेंट पल्स लिखना गलत है, पल्स ऑफ द पेशेंट लिखना ठीक होगा। बाकी सबका भी ठीक है। नईम साहब जो है वो इन्होंने सबसे पहले भेजा, तो इनका ठीक होगा, इनका नाम स्कोर बोर्ड पर है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए, कल मेरी साइकिल टांगे से टकरा गई। कल मेरी साइकिल टांगे से टकरा गई। टकराने को कहते हैं रेन इंटू। कल मेरी साइकिल टांगे से टकरा गई। कल को कहते हैं यस्टरडे। लास्ट डे माय बाइसाइकिल रेन इनटू द टोंगा। My cycle collided with a Tonga yesterday. Yesterday, my cycle rained into Tonga. Yesterday, my cycle rained with a Tonga. My cycle rained into Tonga. All right. अच्छा जी, जिन्होंने रेन जो है वो लिखा,
मैं उनके लिए रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि रेंज जो है वो नहीं होती किसी भी चीज की जो सेकंड फॉर्म है ना, तो आपने यहाँ पे यूज की है। शायद आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये हमारे पास जो होती है कि रन है, फिर हमारे पास जो है, आप उसको रेंज नहीं प्लीज कीजिए, ठीक है। रन रेन रन जो है वो कोलाइडेड विद बगी। नहीं जी, बग्गी एक और चीज है, टांगा एक और चीज है। हमारे पास जो है सेंटेंस किनका ठीक होगा। नहीं सब ने लिखा द लास्ट डे। अगर ये एंड पे लिख रहे थे, मैं बाइसाइकिल रेन इनटू टांगा, इनटू टांगा यस्टरडे, तो वो भी अच्छा होता। कोलाइडेड जो है, ओके, ऑलराइट। बाकी लोग जो लिख रहे हैं, अच्छा जी, कुछ ने कोलाइडेड लिखा। मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि कोलाइडेड जो है वो इन्होंने पूछा भी, समझ रहे हैं कि कोलाइडेड भी हो सकता है। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है नहीं, कोलाइडेड हरगिज नहीं हो सकता। और उसकी वजह क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। रेन इनटू का मतलब ये होता है कि किसी से टकरा जाना, एक्सीडेंटली किसी से इनकाउंटर होना, किसी के साथ कांटेक्ट होना, और वो एक्सीडेंटली होना जब आप मूव कर रहे होते हैं, वो होता है रेन इनटू। कोलाइडेड का मतलब ये है जब दो चीजें जो हैं वो आपस में इस तरह से टकराती हैं कि मुकम्मल तबाह हो जाती हैं। मुकम्मल तबाह, ये ऐसे तबाह हो जाती है कि उनका जानी और माली नुकसान बहुत ज्यादा होता है। जैसे दो कारें जो हैं वो मोटरवे पे टकरा जाती हैं, जैसे दो एरोप्लेन आपस में टकरा जाते हैं, वो कोलिजन होगा, वो टकराव होगा। ऐसा टकराना जिसमें जो है वो नुकसान ना हो, जिसमें आपकी बचत हो जाए, वो रेंज होगा। फाइन। तो हमारे पास जिन्होंने कोलाइड लिखा वो हमारे पास जो है वो ठीक आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो यस्टरडे मैं देख रहा हूँ एंड पे किन्होंने लिखा, ये कोलाइडेड वाले नहीं हैं। यस्टरडे एंड पे आना चाहिए था। यस्टरडे नाइट कहाँ से आ गया और एंड कहाँ से आ गया, इसका मैं किसी का भी नाम नहीं पुट करूंगा। ओके जी। अब जो है ये हो गया हमारे पास जनाब, आपके पास जो सेंटेंसेस हैं पास्ट के, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस। अब मुझे जरा इसके इंटरोगेटिव में से कुछ क्वेश्चन पूछने दीजिए। इसने घोड़ा, क्या इसने घोड़े को सरपट दौड़ाया। सरपट दौड़ाना, सरपट दौड़ाने को कहते हैं गैलोप द हॉर्स। GALLOPED, गैलोप द हॉर्स, सरपट दौड़ाना। क्या उसने घोड़े को सरपट दौड़ाया, इसकी हमने जो है वो डिड ही गैलोप द हॉर्स, ठीक है। डिड ही गैलोप द हॉर्स। शाबाश जी, मुस्कुरा ने जो है वो इसको बिल्कुल ठीक लिखा। बाकी लोग जो हैं दे आर ट्राइंग एज वेल। डिड ही गैलोप द हॉर्स। ओके जी, नंबर ए देखिएगा। क्या तुमने प्रिंसिपल का अच्छी तरह से इस्तकबाल नहीं किया था। क्या तुमने प्रिंसिपल का अच्छी तरह से इस्तकबाल नहीं किया था। क्या तुमने प्रिंसिपल का अच्छी तरह से इस्तकबाल नहीं किया था। क्या तुमने प्रिंसिपल का अच्छी तरह से इस्तकबाल नहीं किया था। डिड यू नॉट वेलकम वार्मली टू प्रिंसिपल। मैं दोबारा याद दिला दूं कि आप सवालिया फिक्रों में डिड को जो है वो पहले लेके आते हो, ठीक है। डिड जो है वो आपके पास पहले आ जाए। डिड यू नॉट वेलकम, ऑलराइट। जी सोहा साहिबा, क्या लगता है आपको, क्या आएगा यहाँ पे। डिड यू नॉट वेलकम द प्रिंसिपल वार्मली। हमारे पास जो है नईम साहब जो है वो इन्होंने इसको बिल्कुल ठीक ट्रांसलेट किया। शाबाश। बाकी सबको भी ठीक है जिनका उनके मुताबिक। अच्छा मुझे बताएं, क्या वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा। क्या वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा।
क्या वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा? दर्द के मारे चिल्लाना आउट ऑफ पेन होता है। Did he cry due to pain? Did he cry out of pain? Did he cry continuously because of pain? Okay. क्या वो दर्द के मारे चिल्लाता रहा? Did he cry out of pain? मुनीबा साहिबा जो है वो इन्होंने ठीक लिखा। शाबाश। क्या मुकदमाबाजी ने उन्हें तबाह कर दिया था? क्या मुकदमाबाजी ने उन्हें तबाह कर दिया था? मुकदमाबाजी को कहते हैं लिटिगेशन। LITIGHTION, लिटिगेशन। क्या मुकदमाबाजी ने उन्हें तबाह कर दिया था? Did litigation destroyed them? शाबाश मित्रा। Did the litigation destroy them? Did the litigation destroy them? शाबाश। All right, excellent। ठीक है। नईम साहब ने इसको जो है वो सबसे पहले लिखा। आखिरी एक दो सेंटेंस लेंगे और फिर नेक्स्ट चलेंगे। क्या उसने टेलीफोन बंद कर दिया था? टेलीफोन बंद करने को कहते हैं टू रिंग ऑफ। ठीक है, टू रिंग ऑफ। क्या उसने टेलीफोन बंद कर दिया था? क्या उसने टेलीफोन बंद कर दिया था? क्या उसने टेलीफोन बंद कर दिया था? टेलीफोन बंद करने का होता है टू रिंग ऑफ। टेलीफोन बंद करने की इंग्लिश ये है। क्या उसने टेलीफोन बंद कर दिया था? शाबाश। हमारे पास जो है वो मुजम्मिल ने ठीक लिखा, लेकिन रिंग के स्पेलिंग इनके गलत है। डिड ही रिंग ऑफ जो है वो आना चाहिए। ठीक है। क्या उसने मेरे बेवकत आने पर एतराज किया था? क्या उसने मेरे बेवकत आने पर एतराज किया था? बेवकत आने को क्या कहते हैं? क्या उसने मेरे बेवकत आने पर, क्या उसने मेरे बेवकत आने पे एतराज किया था? नहीं पार्टिसिपेंट। एतराज करना टू ऑब्जेक्ट। ठीक है। बेवकत आना जो है वो हमारे पास आउट ऑफ टाइम होगा हमारे पास। क्या उसने मेरे बेवकत आने पर एतराज किया था? आउट ऑफ टाइम, रेगुलर अराइवल। ठीक है। डिड ही ऑब्जेक्ट मी, डिड ही ऑब्जेक्ट टू माय irregular arrival? ठीक है। डिड ही ऑब्जेक्ट टू माय आउट ऑफ टाइम अराइवल, irregular अराइवल? तो ये जो मलिक मुजम्मिल साहब है इनका, ठीक है, ये हमारे पास ये एक्टिविटी थे। स्कोर बोर्ड पे अगर हम देख सकें तो हमारे पास जो है 1 2 3 4, और सलीना साहबा के 3 हैं, नईम साहब का 1 2 3 4 जो है। आई थिंक नईम साहब जो है वो ही इज द विनर ऑफ दिस एक्टिविटी। तो शाबाश, पहली एक्टिविटी के जो विनर है वो नईम साहब है। अब हम जो है अगली जो एक्टिविटी जिस पे जा रहे हैं, इस एक्टिविटी में हम फ्यूचर सिंपल टेंस को देखते हैं। ठीक है। इसमें फ्यूचर के जो है वो सेंटेंसेस होंगे, और इसके बाद मैं आपसे तीनों के तीनों सेंटेंसेस को मिला के, यानी कि प्रेजेंट को, फ्यूचर को, पास्ट को पूछूंगा, जो आपकी ट्रांसलेशन पे बिल्कुल बेहतर कर देगा। ठीक है, जिससे आपकी ट्रांसलेशन जो है वो सारी की सारी आपकी फिंगर टिप्स पे आ गए। मैं आपको याद दिला दूं कि जब आप फ्यूचर सिंपल में ट्रांसलेट करते हो तो आपको फिक्रे के आखिर पे गा गी गे वगैरह आता है। आप आईवी के साथ शेल लगाते हो, फार्म पहली लगाते हो, आईवी के अलावा बाकी सब के सब विल लगाते हो। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि अगर किसी फिक्रे में फ्यूचर टेंसेस के दो हिस्से हों, पहले को प्रेजेंट सिंपल में और दूसरे को फ्यूचर में जो है वो करोगे। ठीक है। जैसे जब मैं कराची जाऊंगा तो तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा, मैंने गो टू कराची। अब मैंने क्या किया, जब मैं कराची जाऊंगा, ये हमारे पास किस में होगा?
प्रेजेंट सिंपल, व्हेन आई गो टू कराची आई शैल ब्रिंग फाइव फॉर यू। क्या मैं आज दरखास्त दूंगा, शैल आई अप्लाई टुडे। ठीक है, अब ये सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे पास होंगी जिनको हम देखेंगे। और इसके बाद जो है हम अपनी सेकंड सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, जिसमें हमारे पास जो है हाईली इंपॉर्टेंट जो है वो फ्रेजल वर्ब्स होंगे जिनको हमने करना है। और तीसरे नंबर पे हमने जो है जो बुक आपको रिकमेंड करनी है जिससे आपको इंग्लिश ऐसे के पेपर में मदद मिलेगी, आप अपने आइडियाज को ऑर्गेनाइज भी करोगे, उससे आइडियाज जो है वो लिखोगे कैसे वो भी सारे के सारे सीखोगे। और उस किताब का नाम और किताब कैसे पढ़ोगे, उसके कुछ पेजेस जो हैं वो भी मैं आपको असाइन करूंगा। ये हमारे पास दो मजीद सेक्शन होंगे। इसके बाद हम फ्यूचर सिंपल और ये ट्रांसलेशन स्किल्स से जैसे ही फारिग होंगे फिर हम जो है वो मूव करेंगे आगे सेकंड सेक्शन की तरफ। तो जी पहला आसान से मुश्किल की तरफ चलेंगे। पहला सेंटेंस है, क्या तुम आम खरीदोगे? क्या तुम आम खरीदोगे? सोहा फरूक का कोई आंसर नहीं आ रहा, और इसके अलावा हिरा का कोई आंसर नहीं आ रहा, आसिया तबस्सुम का कोई आंसर नहीं आ रहा, और सोहा ने सबसे पहले लिखा अच्छा विल यू बाय द। क्या तुम आम खरीदोगे? यहाँ पे हम द नहीं लगाएंगे, और उसकी वजह यह है कि हम जेनेरिक जो है वो बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास होगा विल यू बाय मैंगो। तो नईम साहब जो हैं वो बदस्तूर पहले नंबर पे हैं। नईम साहब के रैकेट को कोई भी अभी तक ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है, ओके, जी ठीक है आपके सब। तो लेट्स सी कि इस दफा भी नईम साहब जो हैं वो विनर रहते हैं या कोई उनके रिकॉर्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, क्या तुम आम खरीदोगे? मुझे लगता है कि मुश्किल साहब ने नईम साहब के जो है मैंगोज होगा ना, आम खरीदोगे तो मैंगो नहीं होगा, मैंगोज होगा। शहद की मक्खी फाख्ता की जान बचाएगी। शहद की मक्खी को बी कहते हैं, फाख्ता को डव कहते हैं। शहद की मक्खी फाख्ता की जान बचाएगी। शहद की मक्खी फाख्ता की जान बचाएगी। The honeybee will save the honeybee will save the life of dove. The honeybee will save the life of the dove जो है वो नहीं आएगा। The honeybee will save the life of dove। ये जी हमारे पास है सनीना साहिबा का आंसर बिल्कुल ठीक है। बाकी सबका भी ठीक होगा लेकिन उन्होंने थोड़ा लेट सबमिट करा। मैं आपके लिए दस्ताने नहीं बनाऊंगी। दस्ताने कहते हैं ग्लव्स। मैं आपके लिए दस्ताने नहीं बनाऊंगी। मैं आपके लिए दस्ताने नहीं बनाऊंगी। आई विल नॉट प्रिपेयर ग्लव्स फॉर यू। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि ये प्रिपेयर हुआ होता है। आई विल नॉट मेक ग्लव्स फॉर यू। आई शैल नॉट मेक ग्लव्स फॉर यू। शाबाश, ये अच्छा जो है वो लिखा। मैं आपके लिए जो है वो दस्ताने नहीं बनाऊंगी। आई शैल नॉट मेक भी हो सकता है, निच भी है। अब दस्ताने उन्होंने पता नहीं लेदर के हैं, लेकिन सोहा साहिबा का आंसर जो है वो ठीक है। निक ग्लव्स भी ठीक रहेगा। शाबाश। हम खजूरें हरगिज नहीं खाएंगे। हम खजूरें हरगिज नहीं खाएंगे। खजूरें कहते हैं डेट, वो कहते हैं। हम खजूरें हरगिज नहीं खाएंगे। हम खजूरें हरगिज नहीं खाएंगे। देखिए ये गलत कर रहे हैं। वी विल ईट डेट। शाबाश सोहा, वेरी गुड। वी शैल। ठीक है, लेकिन हम जो है वो शेल नहीं लगाएंगे क्योंकि हम हरगिज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हरगिज जो है वो जिसमें हम ताकीद दे रहे हैं, तो इसमें हम जो है वो विल ही लगाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास विल आएगा। तो विल के साथ इनका जो है वो सेंटेंस है, वी विल नॉट ईट दिस। नहीं साहब का जो है वो इसका। ठीक है, तो नहीं जो है वो वही सेंटेंस दे रहे हैं। हम जहाँ पे ज्यादा जोर दे रहे हैं तो वहां पे हम जो है वो विल लगाएंगे।
ओके, मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताबें लाऊंगा। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताबें लाऊंगा। मैंने बताया था कि कैसे करना है इसको। मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताबें लाऊंगा। शाबाश मुझसे। आई विल गो टू कॉलेज। आई गो टू द कॉलेज एंड आई विल टेक। ठीक है जी। सोहा नईम ने लिखा शाबाश। द रेस्ट ऑफ द पीपल, आई शैल गो टू द कॉलेज एंड विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू। आई गो टू कॉलेज एंड विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू। अच्छा, सोहा साहिबा एंड द रेस्ट ऑफ द पीपल रिमेम्बर वन थिंग। तो मैंने आपसे बताया था, अगर किसी फिक्रे में दो फ्यूचर टेंस हो, जैसे मैं कॉलेज जाऊंगा और तुम्हारे लिए लाइब्रेरी से किताबें लाऊंगा, तो जो पहले वाला पार्ट होगा उसे मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ट्रांसलेट करोगे। किसमें करोगे? आप उसको जो है वो प्रेजेंट सिंपल के अंदर ट्रांसलेट करोगे। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो है उसको ट्रांसलेट करोगे। तो ये मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी। आई थिंक आप लोग जो है वो शायद भूल गए हैं इसे, बट मेक इट श्योर कि आप इसे भूलिए नहीं। ठीक है, तो होना चाहिए ये वाला जो कि नईम साहब ने लिखा। सर ये आपने कब बताया? मैं शायद अल्जाइमर का मरीज हो गया हूँ। मेरा ख्याल है मैंने आज ही बताया था मुस्कुरा साहिबा। आज की क्लास में बताया था, इसी क्लास में बताया, कोई 5-7 मिनट पहले बताया। अभी ये सेंटेंस मैंने बोला था जिसमें मैंने कहा था, जब मैं कराची जाऊंगा और तुम्हारे लिए खिलौने लाऊंगा। आपको याद होगा। तो जी ये नईम साहब का सेंटेंस ठीक है, आई गो टू कॉलेज एंड विल ब्रिंग बुक्स फॉर यू फ्रॉम लाइब्रेरी। तो ग्रेड जो है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। चंद साल बाद आप इसे बेहतर नहीं पाएंगे। 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 You will not find better after a few years. After a few years, you will not find it better. चंद साल बाद आप इसे बेहतर नहीं पाएंगे। You will not find better after a few years. After a few years, you will not find it better. After a few years, after a few years. Okay. जी, रेस्ट ऑफ द पीपल जरा देखें इसे। चंद साल बाद आप इसे बेहतर नहीं पाएंगे। After some years, you will not get it better. You will not find him better after a few years. चंद साल बाद आप इसे बेहतर नहीं पाएंगे। जी, हमारे पास जो है मलिक साहब का ठीक है सेंटेंस। मलिक साहब आपने इसे बिल्कुल ठीक लिखा। 10 साल बाद यू विल नॉट फाइंड हिम बेटर आफ्टर फ्यू ईयर्स। देखिए ये बाद में आना चाहिए था। तो बाकी सब ने जिन्होंने पहले लिखा उन्होंने गलत किया। आखिरी सेंटेंस इसका, और फिर उसके बाद जो है वो हम मिक्स सेंटेंसेस पे चले जाएंगे। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा लेकिन आपसे मदद नहीं मांगूंगा। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा। भीख मांग कर गुजारा करना, टू लिव ऑन बैगिंग। टू लिव ऑन बैगिंग। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा बट आपसे मदद नहीं मांगूंगा। मैं भीख मांग कर गुजारा कर लूंगा बट आपसे मदद नहीं मांगूंगा। मुजम्मिल साहब अब इसमें जो है वो जब किधर आया? नईम साहब ने लिखा, आई लिव ऑन बेगिंग बट विल नॉट आस्क फॉर हेल्प टू यू। आई विल लिव ऑन बेगिंग। हसन साहब, जब हमारे पास दो जो है वो फ्यूचर होंगे, हम पहले में कभी भी फ्यूचर टेंस इस्तेमाल नहीं करेंगे।
प्रेजेंट सिंपल में ट्रांसलेट करेंगे, आई लीव ऑन बेगिंग बट शैल नॉट आस्क यू फॉर हेल्प। ठीक है, आई लीव ऑन बेगिंग बट आई विल नॉट गेट योर हेल्प। आई लीव ऑन बेगिंग बट आई विल नेवर आस्क योर हेल्प। नहीं, आई लीव ऑन बेगिंग बट विल नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम यू। ठीक है, बट विल नॉट आस्क हेल्प फ्रॉम यू, अगर ये हो जाए तो फिर आपका सेंटेंस ठीक हो जाता है। एक्सीलेंट। वंस अगेन हम जो है वो देख रहे हैं कि ये एंड वाला सेंटेंस हमने किसी का ठीक नहीं देखा, और फिर भी हमारे पास जो रिजल्ट है, जो स्कोर बोर्ड है, वो बता रहे हैं कि नईम साहब जो है वो सीएसएस के पेपर में इस एक्टिविटी में से 10 नंबर जो है वो लेने की अभी तक सलाहियत जो है वो रख रहे हैं। और नईम साहब के मार्क्स में वो देख के हमें लगता है कि ये इस एक्टिविटी में इंशाल्लाह और बाकी सब भी जो है वो, इफ दे विल वर्क हार्ड, तो वो इसमें अच्छे नंबर जो है वो जरूर ले लेंगे। अब हमारे पास फाइनल राउंड है, आखिरी राउंड है, और मैनी कंग्रेचुलेशन नाइम। अब आप सबके लिए चाय का इंतजाम करें, सबको जो है वो बिल्कुल चाय के कप जो है वो सर्व करें। अब हमने जो है वो तमाम टेंसेस मिला के जो है वो हमने करने हैं, और कोई टेंस जो है वो फ्यूचर का होगा, कोई पास्ट का, कोई प्रेजेंट का होगा। आपने टेंस को भी रिकॉग्नाइज करना है और उसकी ट्रांसलेशन भी करनी है। ठीक है, आपको पता चले कि कौन सा टेंस है और फिर उसके बाद आपने करना है। ठीक है। नहीं, असल में मुझसे बाकी भी काफी कुछ पीछे हो जाता है, तो टाइपिंग भी एक चीज हो जाती है, लेकिन शायद हमें मजीद चीजों को, चले अभी हम मजीद देख लेते हैं। रात के अंधेरे में कौन चिल्लाता है? जी ठीक है। रात के अंधेरे में कौन चिल्लाता है? रात का अंधेरा, डार्कनेस ऑफ नाइट। रात के अंधेरे में कौन चिल्लाता है? हु क्राई एट नाइट, हु डज क्राई ऑन लेट नाइट। रात के अंधेरे में कौन चिल्लाता है? क्यों सोहा फरूक साहिबा, ये कौन जो है वो चिल्ला सकता है? सोहा फरूक साहिबा चूंकि सियालकोट से हैं, और ये जो है वो मेरे डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो सोहा फरूक साहिबा चुबारा में कौन चिल्लाता है? अगर ये आपने नहीं बताया तो फिर यकीनन आपको जो है वो आपकी रातों में लगेगा कोई ना कोई चिल्ला रहा है, तो यू आर सपोज टू राइट इट डाउन। अच्छा जी। हु डज क्राई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, हु डज क्राई लेट एट नाइट। ठीक है, ठीक है जी। पार्टिसिपेंट्स है वो हमारे पास। हु डज क्राई, रात के अंधेरे में कौन चिल्लाता है? हु डज क्राई इन द डार्कनेस ऑफ नाइट। इन दो डार्कनेस आएगा हमारे पास जो है वो, क्योंकि हमारे पास एक स्पेसिफिक हमने रात पूछी है, नईम साहब ने इसको ठीक लिखा। अच्छा जी। वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा? 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 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो है वो। ठीक है। हाउ विल ही डू सच अ टफ टास्क। वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा? वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा? अच्छा जी, आपने तीन तरह के वर्ड जो हैं वो यूज किए यहाँ पे। टफ यूज किया, हार्ड यूज किया, और डिफिकल्ट यूज किया। मैं इन तीनों के अंदर फर्क आपको बताना चाहूंगा कि तीनों के अंदर फर्क क्या होता है। टफ, टफ जो है वो एक इनफॉर्मल वर्ड है। ठीक है। टफ का मतलब ये होता है, मिसाल के तौर पर जो है वो मैं ये कहूँ कि पहाड़ पे चढ़ना बहुत टफ था, ठीक है, लेकिन हमने ये कोशिश की और हम जो है वो चढ़ गए। एक ऐसा काम जिसमें आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा रिजाइलियंस दिखाना पड़ता है,
बड़ी हिम्मत मारनी पड़ती है, जान मारनी पड़ती है, वो टफ होता है। ठीक है, वो टफ होता है, जैसे पहाड़ पे चढ़ना जो है वो आपके लिए टफ होता है। दूसरे नंबर पे मैं आपने में से अक्सर लोगों ने हार्ड यूज किया, जैसे हसन साहब ने यूज किया, हार्ड जो है वो यूज किया। ठीक है, कुछ लोगों ने जो है वो और हार्ड यूज किया। हार्ड जो है वो एक ऐसी टर्म है जो हम थोड़ी सी मुश्किल होती है। जैसे मैं ये कहूँ कि स्टडिंग फॉर सीएसएस एग्जाम्स लेट एट नाइट इज अ हार्ड वर्क। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल है। डिफिकल्ट जो है हमारे पास जो है वो एक ऐसा काम है जो कि इजी नहीं है, जो चैलेंज जो है वो करता है, आपको देता है। जैसे मैं ये कहूँ, लर्निंग इंग्लिश इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, तो ये हमारे पास दोनों के अंदर जो है वो तीनों के अंदर डिफरेंस है। तो मेरा ख्याल है कि आपके पास ये है, वो इतना मुश्किल काम कैसे करेगा। तो यहाँ पे शायद वो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी लेवल की बात कर रहा है, मुश्किल की बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे डिफिकल्ट को यूज करेंगे, ना कि दूसरे वर्ड्स में। हाउ विल ही डू सच ए टफ टास्क है वो। तो सबसे पहले जो है वो डिफिकल्ट, अगर तुम जिन्होंने यूज किया है, हाउ विल ही डू दिस डिफिकल्ट टास्क, सच अ टफ जॉब। ठीक है, सच अ डिफिकल्ट टास्क, मलिक मुजम्मिल साहब जो है वो इन्होंने सच के साथ इसको लिखा। ठीक है, क्या वो इस गांव में एक शिफा खाना कायम करेंगे? शिफा खाना कहते हैं, आपके पास जो है वो डिस्पेंसरी को कहता है। ठीक है, शिफा खाना डिस्पेंसरी को कहता है। क्या वो इस गांव में एक शिफा खाना कायम करेंगे? ये आखिरी सेंटेंस है जो हमारा, हम विल ही बिल्ड डिस्पेंसरी इन दिस विलेज। क्या वो इस गांव में शिफा खाना कायम करेंगे? तो विल दे होगा ना, तो ये होगा विल दे। बिल्ट कहाँ से आया मुनीब का? विल द मुनीब बिल्ट कहाँ से आ गया? विल दे बिल्ट, बिल्ट कहाँ से आ गए? ये जरा मुझे गाइड करें सारे, बिल्ट कैसे आएगा? अच्छा, दैट इज समथिंग जो हम ट्रांसलेशन के जरिए करेंगे। बिल्ट 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 पे एतराज था मसला, दूसरी फॉर्म पे यहाँ पे। कायम करने को स्टैब्लिश भी कहते हैं हम लोग जो है, सेटअप भी कहते हैं। ठीक है, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकता हूँ। क्या वो इस गांव में एक शफा खाना कायम करेंगे? विल दे सेट अप अ डिस्पेंसरी इन दिस विलेज। ठीक है, ये होगा। अब हमारे पास जो है, हम दूसरी एक्टिविटी पे जाना चाहेंगे, और दैट्स फाइन। अच्छा पार्टिसिपेंट्स, याद रखिएगा कि जब हम इंग्लिश में बात करते हैं, इंग्लिश ऐसे की, मैं अक्सर आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, और यहाँ पे मैं दोबारा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इंग्लिश ऐसे सीएसएस पीएमएस में बहुत से लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे अबाउट द ऐसे, एंड दे विल से, आप उनसे पूछोगे कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके पास आर्ग्यूमेंट्स जो हैं वो कहाँ से हैं, क्या किया क्या नहीं। तो वो उसके बाद साइलेंट हो जाएंगे, और वो ये कहेंगे कि हाँ हमने कुछ किताबें पढ़ी, या हमने कुछ जो है वो ये नोट्स लिए। वो मार्केट से एक किताब मिलती है, JWT की वो है, और वो है फैक्ट बुक। इस किताब को ले लेंगे। इस किताब के अंदर क्या है? इस किताब के अंदर सारे के सारे सब फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। अब इतने फैक्ट्स आम इंसान को याद नहीं रहते और ना ही रह सकते हैं। ठीक है, अब होता क्या है कि ये फैक्ट बुक्स याद नहीं रहते, और ये भी नहीं पता होता, फैक्ट को रट्टा लगाया होता है। एक चीज जो है वो जो याद होती है उसको घुसेड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, जहाँ पे वो चीज सेट नहीं होते। इंग्लिश ऐसे, इनफैक्ट सीएसएस को अगर आप लोगों ने वाकईतन पास करना है, तीन चीजें, तीन जो है वो गोल्डन पीसेस ऑफ माय सजेशन को याद रखना। पहली चीज जो है वो आपके पास रीडिंग है। दूसरी चीज जो है वो आपके पास, मैं बता दूंगी, मेरी नसीहत जो है वो पल्ले बांध लीजिएगा, वो आपके पास रीडिंग है। तीसरी जो है वो आपके पास पर्टिकुलर जो चीज होगी जिसको आप इम्प्रूव करोगे और जिसके ऊपर काम करोगे, वो आपके पास जो है वो रीडिंग है। चौथी जो है वो पर्टिकुलर चीज जिसके ऊपर आप अपना फोकस करोगे, वो रीडिंग है। पांचवी जो है वो उसको आप फोकस करोगे, वो आपके पास रीडिंग है। और छठे नंबर पे आपके पास राइटिंग। इमेजिन कीजिए जरा,
तो अगर मैंने 5 दफा रीडिंग लिखा, पहले राइटिंग को क्यों पुट नहीं किया? क्योंकि आपको तो अपने ऐसे के पेपर में लिखना होता है, लेकिन आप लिख ही तब सकते हो जब आपने पढ़ा होगा। अब जब मैं ये पढ़ने को कहता हूँ तो पहले पढ़ने से मेरा मुराद ये है कि डेली बेसिस पे जो डॉन है उदारा उसको पढ़ा करो। ठीक है। आप अपनी राइटिंग को तब तक बेहतर नहीं कर सकते हो जब तक अच्छा नहीं पढ़ते हो। जब मैं दूसरी रीडिंग की बात करता हूँ तो मैं रिसर्च आर्टिकल की बात करता हूँ, वो आर्टिकल जो आपके साथ शेयर होता है, वो आर्टिकल जो आपके ग्रुप में भेजते हैं। आज शाम को भी आ गया, मैडम मानवी साहबा ने एक आर्टिकल आपके साथ शेयर किया। क्यों पढ़ना जरूरी है, होगा क्या, ये मैं बाद में बता देता हूँ। तीसरी, जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ, वो बुक रीड करोगे जो मैं रिकमेंड करता हूँ, साथ साथ जो है इन बुक्स को रीड करोगे। जब फोर्थ टाइम में रीडिंग की बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि इकोनॉमिक्स मैगजीन और फॉरेन अफेयर मैगजीन, नहीं प्लीज वो लिंक दोबारा शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में, कैसे जो है वो देखना है उसको, इकोनॉमिक्स को। इन मैगजीन में से हफ्ते में से कम से कम एक आर्टिकल जो है वो जरूर देखा करें। मैं भी कोशिश करता हूँ कि आर्टिकल ऑफ द वीक आपको रिकमेंड कर दूं, ये देखा करो। 5वें नंबर पे जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, जो चीजें मैं क्लास के अंदर बताता हूँ इनको रीड भी करो, रिवाइज भी करो। जो वोकेबलरी हो उसको भी रिवाइज करो, और 6 नंबर पे उसको लिखो। अच्छा, ये जो सिंपल से मेरी पीसीज ऑफ सजेशन है, अगर कोई इसको मान ले तो सवाल ही पैदा नहीं होता। 98% लोग जो हैं वो सीएसएस के इंग्लिश ऐसे और पैसे के पेपर में फेल हो जाते हैं। अगर टॉपर्स की डीएमसी डिटेल मार्कशीट उठा के देखो तो यू विल बी सरप्राइज। जो 40 नंबर के साथ जो है वो होते हैं, उनके 40 नंबर यहाँ पे हैं ऐसे में, यानी कि वो टॉपर जो है वो 40 से 39 हो जाते तो वो जीरो हो जाता, जिसे सारे जानते हैं उसको एक नुक्ता महरम से मुजरम बना देता। ठीक है। अब जब मैं ये चीजें करता हूँ, डॉन को कैसे पढ़ते हो, डॉन में आप डेली बेसिस पे आर्टिकल ऑफ द डे रिकमेंड कर रहे होते हैं। अब डॉन को पढ़ना जरूरी इसलिए है ताकि आपको पता चल सके कि हालात तो वाकई नहीं थे, और मैं आर्टिकल ऑफ द डे रिकमेंड कर देता हूँ। वो एक आर्टिकल हार्डली आपका 10 to 15 मिनट्स लेगा। उसको पढ़ते हुए आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये जो है वो आर्टिकल है, ये डॉन की वेब, सिंपल सी गूगल प्ले स्टोर पे चले जाओ, डॉन की एप्लीकेशन मौजूद है। ठीक है। हमारे पेज पे देखें वो एप्लीकेशन जो भी हमने आपको रिकमेंड की है, उसके बाद जो है वो उसको आपने एक दफा देखा तो थिंग्स विल बी फाइन। दूसरे नंबर पे जो आपने जो है वो रिसर्च आर्टिकल है, आर्टिकल को ओपन किया, अपने सामने अपने नोट्स रखे, जो जो फैक्ट्स आपको उसमें से नजर आते हैं, जैसे पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस है उसको नोट कर लिया, जैसे पाकिस्तान का ये मसला है उसको नोट कर लिया, जो जो भी इश्यूज है उनको नोट करते चलो। तीसरे नंबर पे जो मैंने बुक आपको रिकमेंड की उसमें से कोट्स को उठाओगे, उसमें से जो है वो चीजें मुख्तलिफ उठाओगे, जिसमें से अभी हमारे पास जो किताब है जो हमने पढ़नी है, वो किताब है पाकिस्तान द इकोनॉमी ऑफ एन एलीटिस्ट स्टेट। ये नाम मैं लिख भी देता हूँ यही आपके सामने। ये किताब मेरे हाथ में है, ये इशरत हुसैन की लिखी हुई किताब है, और क्या कमाल का बंदा है इशरत हुसैन। इशरत हुसैन ये गवर्निंग द अनगवर्नेबल का भी राइटर है, और ऐसे जबरदस्त तरीके से डिटेल्स आपको देता है कि आप इसको पढ़ते हुए अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आप दुनिया और माफिया से बेखबर हो जाएंगे। इशरत हुसैन, मलिहा लोधी एंड टॉम लाइवन, ये 3 राइटर्स वो हैं जो जब लिखते हैं और अगर आप पढ़ते हो तो कमाल है। अब यहाँ से इनको आप डायरेक्टली इनकी बात को पढ़ते हुए कोट करोगे अपने इंग्लिश ऐसे के अंदर, जिसे हम कहते हैं फैक्ट्स को कोट करना। देखो, आपके जो रीडर है सीएसएस का, पेपर पढ़ने वाला जो एग्जामिनर है, हम जब पेपर चेक कर रहे होते हैं पीएमएस के, हमें तो नहीं पता होता कि इस बंदे ने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। ये जी मानूर साहबा, इन्होंने ढेरों किताबें पढ़ी, ये नहीं, मैं इसकी क्लास में एक्टिविटीज बड़ी अच्छी रहती थी। ठीक है। ये हमारे पास फलाम पर्सन है, हमें तो वो पीस ऑफ पेपर में बताना है जो आपने वहां पे लिखा। अगर उस पीस ऑफ पेपर में आपने इधर उधर की बातें लिखा है, फैक्ट एंड फिगर ना हुए, एक रिसर्च बेस्ड आर्टिकल ना हुआ, वोकेबलरी थर्ड क्लास इस्तेमाल की गई हुई, तो इट मीन्स कि आपने कुछ भी नहीं किया। यू हैव नॉट परफॉर्म योर ड्यूटी इन वेरी वेल, वेरी ऑर्गेनाइज मैनर। और आखिरी नंबर पे है हमारे पास राइटिंग। ये राइटिंग की प्रैक्टिस हम भी करवाते हैं, आप भी करोगे और खुद से लिखोगे भी। तो किताब के बारे में मैं रिक्वेस्ट कर दूं,
और बहुत से लोग ना किताब को पढ़ना चूंकि मुश्किल होता है, मोबाइल फोन से चीजें देखना बड़ी आसान होती हैं, हमारा माइंड जो होता है ना, ये ईजनेस की तरफ जाएगा, आसानियों की तरफ जाएगा। आप अपने माइंड को कहो कि नेटफ्लिक्स पे 3 घंटे की मूवी देखनी है, वो कहेगा नहीं 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 नहीं, 3 घंटे की मूवी मैं नहीं देखूंगा। आप उसे कहो चलो कोई बात नहीं, हम नेटफ्लिक्स पे एक मूवी देखते हैं, एक सीरियल देखते हैं जो कि 40 मिनट का। अब वो 40 मिनट का जो है वो आप इसमें के 10 सीरियल जो है वो देख लोगे बैठे बैठे। आप फेसबुक खोलोगे, रील्स देखना शुरू कर दोगे, ट्विटर खोलोगे, आप वहां पे वीडियोस देख रहे हो, पता ही नहीं चलेगा, भूल जाओगे कि मोबाइल पक्का किस लिए था। इसके इसका मतलब ये है, आपका कंट्रोल अपने ऊपर नहीं है। अगर आप अपना दिमाग, अपनी एक्टिविटीज को कंट्रोल नहीं कर पाते हो, तो कैसे मुमकिन है कि कल को पूरे का पूरा जिला कंट्रोल करोगे, कल को पूरी पूरी तहसील कंट्रोल करोगे। अगर आप आज इस काबिल नहीं हो कि आप अपने मोबाइल फोन को पकड़ते हो और टाइम देखने में घंटों गुजार देते हो, फिर आपको याद आता है, तो इट मीन्स कि आप कल को किस तरह से लीड करोगे, लोगों के सामने कैसे चलोगे। तो छोटी छोटी एक्टिविटीज से सीखो। जो अच्छे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सोशल मीडिया और बाकी चीजों को बड़े लिमिटेड से यूज करते हैं और किताबों पे स्पेंड करते हैं। ये किताब वो है कि जिसके साथ आपने आधा पौना घंटा गुजारा, ये आपको आपके इंग्लिश ऐसे का पेपर जो है वो पास करवा देगा। ठीक है। दिमाग आपका आसानी की तरफ ढूंढता है। आप दिमाग को कहोगे मैंने पढ़ने बैठे हैं, वो 100 तरह के बहाने आपको बताएगा। नहीं, कल पढ़ लेना यार, कल से पक्का तुम पढ़ोगे। ठीक है। हाँ, अभी नहीं करो, अभी नहीं करो, चलो ठीक है 10 मिनट तक ये मोबाइल पे एक छोटा सा क्लिप देख लो, उसके बाद हाँ अभी मैं वापिस करता हूँ। दिमाग इतनी पावरफुल चीज है कि अगर आप इसे कह दोगे ना मुझे सुबह 6 बजे उठना है, और आपको वाकई में उठना है, अलार्म लगा होगा, ये आपको अलार्म से पहले जगा देगा। ठीक है। अगर आपको सीरियसली कहीं जाना है तो ये आपको अलार्म से पहले जगा देगा। ये इतनी पावरफुल चीज है। अगर आप दिमाग से कहो ना मुझे लाहौर जाना है किसी न किसी तरह से, मुझे कराची जाना है, मुझे बिल्कुल तेजी से जाना है, ये आपके पास ऑप्शन रखेगा। पहला ऑप्शन ये है कि ट्रेन से चले जाओ, दूसरा ऑप्शन ये है कि बस से चले जाओ, तीसरा ऑप्शन ये है कि अभी अपने मोबाइल फोन पे एप्लीकेशन खोलो, देखो कौन कौन से जा रहे हैं, चौथा ऑप्शन ये है कि नियरेस्ट एयरपोर्ट से चले जाओ। ये ऑप्शन देगा, बताएगा आपको कि ये है। अच्छा आप इसे कहो मैंने जो है वो कराची नहीं जाना, मैंने सुबह कॉलेज यूनिवर्सिटी जॉब पे नहीं जाना, ये बताएगा। पाकिस्तान के अंदर दादी अम्मा को फोर्स कर लो, नानी अम्मा को फोर्स कर लो, ठीक है, बता दो कि तुम ठीक नहीं हो, बता दो कि तुम्हारे पास कोई तबीयत खराब है। बट द पॉइंट इज दैट इट इज गिविंग यू मल्टीपल ऑप्शन। ये बता रहा है कि यार ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। अगर अपने माइंड को ये बताओगे मैंने इस वक्त में पढ़ना है, तो वो ये बताएगा हाँ इस तरह से पढ़ लो, इस तरह से पढ़ो। माइंड इज एवरीथिंग। ये इतना ताकतवर है कि आप इसे इस्तेमाल करोगे तो आप रॉकेट्स बना सकते हो, आप चंद्रयान 3 से भी अच्छी चीजें बना सकते हो। पर आप यूज नहीं करोगे तो इससे बेकार चीज दुनिया में नहीं है। ठीक है। अब मैं जिस किताब को बताने जा रहा हूँ, ये किताब आपने पढ़नी है और इससे हमारा चेक एंड बैलेंस होगा कि डेली बेसिस पे इससे 10 पेजेस होंगे। मैं वैसे इस चीज पे यकीन रखता हूँ कि आप अपनी किताबों को हार्ड फॉर्म में इसलिए खरीद लिया करें कि आपको बाद में याद रहे कि आपने जो है वो पढ़ना भी है, आपने काम भी करना है। लोगों ने बच्चों की एक नाकामी की मैं बड़ी वजह देखता हूँ, और वो वजह ये होती है कि उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किए होते हैं मुख्तलिफ ना, उन्हें पता चलेगा मैंने सीएसएस करना है, मैंने पीएमएस करना है। वो सबसे पहले कुछ 40 या 50 के करीब या कम से कम 10 से 15 के करीब व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करता है कि हाँ भाई अब मेरी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। मान लो जैसे उन ग्रुप से वाकई तुमने कुछ सीख लेना, अब उन ग्रुप्स के अंदर डाटा आई जा रहा है, आई जा रहा है, आई जा रहा है, वो डाटा आता चला जा रहा है, पहले पहले सेव करता है, फिर सोचता है इसको से अभी पढ़ता हूँ, फिर वो पढ़ा ही नहीं जाता, फिर वो डाटा इतना ज्यादा हो जाता है समझ ही नहीं आती। उससे बेहतर है कि जो काम, जो आपको कितनी चीजें दी जाए, एक ग्रुप है, मोर देन इनफ है। सभी ग्रुप्स में लाइक एक ही जैसी बात हो रही होती है, एक ही जैसी बात चल रही होती है। हमारा ग्रुप है, उसमें भी रेलिवेंट एक ही चीज शेयर हो रही होती है, और वो भी कभी कभी जो है वो फॉरेन अफेयर का मैगजीन कुछ चीजें काफी है जो उस ग्रुप के अंदर ऐड है। जो नहीं है मुझे बताइएगा, मैं लिंक भेज दूंगा, ऐड हो जाइएगा उसमें भी। जो पब्लिक के लिए, जो सबके लिए है, जहाँ पे ये फॉरेन अफेयर्स और बाकी चीजें शेयर हो जाती हैं। अब क्या होता है, इससे अपने टाइम को देख, क्या वजह है कि आपका टाइम सबसे कम है। वजह ये है कि आपके पास सब्जेक्ट्स काफी हैं लेकिन टाइम कम होता है, और आपको ब्यूरोक्रेसी में टाइम ही तो मैनेज करना आना है, आना चाहिए। तो बुक जो है वो हार्ड में खरीद लो, अगर नहीं तो कल तो इसको सॉफ्ट में जो है वो इसको
पेजेस कुछ पढ़ के आओगे, मैं बताता हूँ। बुक का नेम है पाकिस्तान द इकोनॉमी। और इकोनॉमी जो है वो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्या है ये आप समझ ही रहे हैं। द इकोनॉमी ऑफ एन एलिटिस्ट स्टेट। राइटर इसके कौन है? डॉक्टर इशरत हुसैन। ये हमारे पास किताब है। क्यों पढ़नी जरूरी है? हमारा सीएसएस का ऐसे ये नहीं होगा कि इट इज अ चेयर, इट इज माय चेयर, इट इज ब्यूटीफुल चेयर, इट हैज फोर लेग्स, दिस एंड दैट। नो। अब आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स पे मुश्तमिल कुछ चीजें बतानी होंगी, किताबें पढ़ रखी होंगी। इस किताब का पहला चैप्टर है ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द पाकिस्तान इकोनॉमी के। मैं ये चाहूंगा कि इस किताब से इसका जो है वो पहला चैप्टर जो है उसके सिर्फ 10 पेजेस जो है वो पढ़ के आएगा। कल जो है द अर्ली ईयर्स से ऊपर तक जो है वो इसको पढ़ा हो। द अर्ली ईयर्स जो है इससे ऊपर तक इस किताब को पढ़ा हो, ना सिर्फ पढ़ा हो, इसको पढ़ते हुए अपना रजिस्टर सामने रखा हो और अपने नोट्स बनाए हो। ठीक है। जो ये एक्टिविटी नहीं करेगा वो दुनिया में मौजूद एक ही इंसान का नुकसान करेगा, और वो आप खुद है। तो प्लीज मेक इट श्योर, नहीं ये किताब शेयर कर दीजिएगा, अगर नहीं मिले तो मुझे बता दीजिएगा। ठीक है। जो इस किताब को नहीं पढ़ेगा वो अपना नुकसान खुद करेगा। तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। आपको खुद से आदत डालनी पड़ेगी। और ये 10 पेजेस, बिलीव मी, आपके 10 से 20 मिनट्स लेंगे। आसान लिखा हुआ है इस वक्त से, बड़ी इजी वर्डिंग उसने इस्तेमाल की हुई है, बहुत जबरदस्त है। ठीक है। और वो बताता है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी जनरेशन के क्या मसाइल हैं। वो बताता है कि हमारे मसले क्या क्या हैं। वो आपको बताता है 1971 से लेकर हम ठीक क्यों नहीं हो सके। चार पांच तरह के ऐसे सब आपके पास आएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि ये डाटा मैं कैसे कैसे प्रूफ कर सकता हूँ। तो यस, ये हमारे पास थी हमारी जो है वो सेकंड एक्टिविटी जो मैंने आपको असाइन करनी थी। अब हम चलते हैं थर्ड एक्टिविटी की तरफ जो मैंने आपको असाइन करनी है। थर्ड एक्टिविटी में आपको ये असाइन करूंगा कि कुछ आपके पास जो है वो पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, और ज्यादा नहीं दूंगा, थोड़े से पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे, कोई 8-10 के करीब। इनको आपने अपने सेंटेंसेस के अंदर इस्तेमाल करना। ठीक है। और मैंने आपकी ट्रांसलेशन स्किल्स देखी हैं और उनके ऊपर मैंने फीडबैक भी दिया आपको। सो प्लीज मेक इट श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब लिखें या जब इसको काम करें, इंग्लिश को इंतहाई सीरियस सब्जेक्ट के तौर पर ट्रीट करें। ठीक है। इंतहाई सीरियस सब्जेक्ट के तौर पर, इवन दोज पीपल हु हैव देयर डॉक्टरेट इन इंग्लिश, वो एफपीएससी में फेल करता था। एंड द वेरी रीजन इज दैट प्रैक्टिस नहीं होती। अच्छा जी, हमारे पास ए आई एल एल है। पहला जो वर्ड है इसका मतलब होता है मुसीबत। ठीक है। इनको नोट कर लीजिएगा। मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट और दूंगा और मैं क्लास खत्म कर दूंगा इन्हें, लेकिन नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ए ए आई एल एल का मतलब होता है मुसीबत। और जब हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं ए एल ई एल, इसका मतलब होता है वाइन। ठीक है। इसका मतलब होता है बियर। ठीक है। इसका मतलब होता है वो जो हमारे पास शराब होती है वो वाली जो है वो इसके अंदर होती है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एक वर्ड जो है वो इनमें से आप जानते हैं, वो है हमारे पास एक्सीडेंट। एक्सीडेंट हादसे को कहा जाता है। और दूसरा वर्ड हमारे पास है ऑक्सीडेंट, OCCIDENT। ऑक्सीडेंट कहते हैं मगरब की कंट्रीज को, द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट। ठीक है। जैसे हम ये कहें कि ही इज लिविंग इन द ऑक्सीडेंट। ठीक है। OCCI है ये। ठीक है। ऑक्सीडेंट हमारे पास। नंबर 3 पे एक वर्ड आप जानते हैं, एक नहीं जानते होंगे। अलीट है, अलीट क्लास को आप जानते हैं। और दूसरा अलाइट है, ALIG, अलाइट। अलाइट का मतलब होता है किसी जगह पे कोई बंदा बैठा है, किसी गाड़ी पे बैठा है, किसी व्हीकल पे बैठा है, उस व्हीकल से उसका उतरना, उसका नीचे उतरना जो है उसे अलाइट कहते हैं। ठीक हो गया सर। ये आसान से वर्ड है। एडिशन जो है वो इजाफे को कहते हैं। इस एडिशन को भी आप जानते हैं कि किसी किताब का एडिशन होता है, लेकिन ये ऑडिशन है, AUDITION ऑडिशन। ये जो टेलीविजन से लेते हैं एक्टर्स के कि उनको जो है वो हायर करना है किसी मूवी में, वो हमारे पास होता है ऑडिशन। नंबर 5 में हमारे पास होगा एपैथी, APATHON। एपैथी का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो कि गफलत का शिकार होता है, इंडिफरेंस का शिकार होता है। ठीक है। तो हमारे पास एप्सी भी होता है।
और इसके साथ हमारे पास है एंटीपैथी, ए एन, बल्कि इसी का है ANTI, एंटी PATHY। एंटीपैथी को कहते हैं किसी को डिसलाइक कर, डिसलाइक जो है वो करना। नंबर 6 पे हमारे पास एवियर, एवियर होगा। एवियर का मतलब होता है जब आप जो है वो कुछ सच का इजहार करते हैं, when you are stating something but you are stating the fact, जब आप जो है वो तुझ को बता रहे हो तो वो एवर होता है। और ईवी या एवर का आपको पता है जिसका मतलब होता है कभी भी। नंबर 7 पे हमारे पास रहेगा, आसान एक वर्ड है ओरल, और एक है AURL, ओरल। पहले वाले का मतलब आपको पता है ओरल, दूसरे वाले का मतलब होता है जो ऐसे हमारे पास है वो इंस्ट्रूमेंट जो हेयरिंग से रिलेटेड है, जो सुनने से मुतल्लिक है, उन्हें हम ओरल कहते हैं। नंबर 8 पे हमारे पास जो है वो वर्ड रहेगा बहुत इजी सा, ARC, आर्क। पहले जो आर्क है ये आपको पता है कि किसी भी सरकमफ्रेंस का आर्क होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस, जैसे आपने जो है रेनबो को देखा होगा कि वो एक आर्क की तरह होते हैं, ठीक है। और दूसरा हमारे पास जो आर्क है उसका मतलब जो है वो क्या होता है, कोई बहुत सी चीज पुराना होना। मगरब के ममालिक, द कंट्रीज ऑफ द वेस्ट, जो भी ममालिक हैं वो ऑक्सीडेंट होंगे, OCCIDENT। नेक्स्ट हमारे पास है जी आइजल, नंबर 9 पे, ISLE। हमारे पास एक हमारे पास आइजल है, एक हमारे पास इजल है। इजल जो है वो इसको हम कहते हैं एक कमाल का जो आइलैंड होता है, आइलैंड जो होता है इसे हम इजल कहते हैं। और एक AISL ही आइजल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो दो सीटें होती है ना बसेस के अंदर, आपने देखा होगा जो हमारे पास जो है, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर सफर करने का आपको इत्तेफाक हो, तो बसों के दरमियान जो जगह होती है, जो खाली जगह होती है, वो आइजल होती है, ठीक है। द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द आइजल, ठीक है। आइजल की द ही वाज स्टैंडिंग इन द रो ऑफ आइजल, ठीक है। बसेस वगैरह में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर वो जो बसों के दरमियान जगह होती है उसे हम आइजल कहते हैं। लास्ट हमारे पास होगा जी ऑकवर्ड। ये आपको पता है, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड कहते हैं एक ऐसा पर्सन जो कि आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा करता है। कॉजिंग इनकन्वीनियंस होती है, प्रॉब्लम पैदा करने वाला बंदा होता है, वो हमारे पास जो है वो ऑकवर्ड होता है। और ऑकवर्ड के साथ जो दूसरा वर्ड है वो है क्लमजी, ठीक है। क्लमजी का मतलब होता है बेढंगा होना। एक ऐसा बंदा जो है जो बिल्कुल बेढंगा हो, या एक ऐसा जानवर जो है जो जो चलता है, जब मूवमेंट करता है तो उसकी मूवमेंट ठीक नहीं है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, जो है वो हमारे पास हुआ होता है हमारे पास। दैट इज समथिंग फॉर टुडे। हमने आज जो है वो ट्रांसलेशन स्किल्स को देखा, उसके साथ जो है वो हमने एक बुक की रिकमेंडेशन को देखा, और ये देखा कि हमें इसको पढ़ना क्यों जरूरी है। इसके 10 पेजेस जो है वो मैंने असाइन किए आपको, 1 से 10 पेजेस में वो असाइन किए कल के लिए। और लास्ट पे हमने जो है वो इसको देखा, इनको कल आपने इनके जो है वो सेंटेंसेस बनाने होंगे, ग्रुप में शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ इस किताब के 10 पेजेस प्लस जो आपके पास आर्टिकल आया है, उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद और उस किताब को पढ़ने के बाद जो आप अपने नोट्स बनाओगे, उसको आप अपने ग्रुप में शेयर करोगे, ठीक है। जो नोट्स आपने बनाने हैं वो शेयर करने हैं, सो डेट हमें पता चल सके कि आप उसके ऊपर कितना काम कर लिया। इज इट क्लियर, यहाँ तक चीजें क्लियर है? कोई क्वेश्चन हो आपका जो आप पूछना चाहें? आई एम विशिंग यू गुड लक। और एक बात याद रखिएगा, और वो बात ये है कि आप अपनी जिंदगी में सब कुछ चेंज कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो अगर दो चीजें आपके पास हैं। पहला इरादा, दूसरा मुस्तकिल मिजाजी। घरों से जब निकलते हैं ना हम लोग, तो हम लोग इस काबिल होते हैं कि हम काम कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग इस काबिल होते हैं कि हम लोग काम कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी जिंदगी से डर को निकाल दीजिए, फेलियर को निकाल दीजिए। जो बंदा और जो बंदी अपनी जिंदगी से लफ्ज फेल को निकाल दे कि मेरे लिए फेलियर ऑप्शन है ही नहीं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि उसकी कामयाबी मिले ना। CSS PMS ना तो किसी के बाप की मेराज है, और ना ही आप किसी से कम हो। मुस्तकिल मिजाजी और लगन के साथ जो काम करते हैं और जो बातों को मानते हैं, जो काम उन्हें असाइन किया जाता है
वैसे आप अरिस्टोटल की क्लासेस भी अटेंड कर लोगे, आइंस्टाइन भी आके आपको पढ़ा देगा। जब तक आपने खुद नहीं काम करना तो नोबडी ऑन द अर्थ कैन डू समथिंग फॉर यू, कोई भी नहीं काम कर सकेगा। ठीक है। तो आप लोगों को करना ये है कि मेक इट श्योर कि आपने तमाम चीजों को न सिर्फ देखा है बल्कि उन पर काम भी किया। और मैं आपको बता दूं कि जो लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, उनका रिवॉर्ड अल्लाह ताला की रात आने वाले इन्हीं दिनों में देगा। अगले साल यानी कि सितंबर के इस महीने में दे विल बी समवेयर, ईदर दे विल बी इन द ट्रेनिंग इन द सिविल सर्विसेज अकेडमी और दे विल बी ऑन द जॉब इंशाल्लाह एज एन असिस्टेंट। ठीक है। बट डेडिकेशन चाहिए होगी, लगन चाहिए होगा। आपका काम मेहनत करना है एंड द गॉड इज देयर टू ब्लेस यू। So how did I answer your question by showing this particular slide? क्या आपने नोट कर लिया? चलिए ना, वो आर्टिकल पढ़ना है जो मानूर ने शेयर किया हुआ है, जो मानूर साहिबा, उसको पढ़ना है। और जो फैक्ट्स आप बनाओगे, जो नोट करोगे, उसको आपने हमारे साथ भी शेयर करना है, उसकी कैम स्टैम्प कॉपी। ठीक है। पहले आम विशिंग भी बोल रहा, और अगर आप फील करते हो कहीं पे शक हो तो आप अपने ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हो। कल मुलाकात होती है इन तमाम एक्टिविटीज के साथ। और जो ये काम नहीं करेगा, आह, वो फिर समझ लो एक लंबी आह के साथ। टेक केयर, खुदा हाफिज़।